बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 और उसका लेक्चर नंबर 2 है। तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन पे हम बात करेंगे। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या प्रोसेस है भाई? ये बेसिकली एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब सडनली, एकदम से। और होता क्या है इसमें कि भाई इस प्रोसेस में जो पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई वो कन्वर्ट हो जाती हैं। किसमें चेंज हो जाती हैं? वो बेटा चेंज हो जाते हैं आगे स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई। और इसके साथ साथ जो है वो एनर्जी जो है वो भी रिलीज होती है और कुछ रेडिएशन जो है वो भी इमिट करती हैं। एमिट्स रेडिएशंस। यानी ये वो सारा प्रोसेस है जो होता है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बताया कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है, और जिसमें एक पेरेंट अनस्टेबल जो है न्यूक्लियाई वो चेंज हो जाती हैं स्टेबल डाटा न्यूक्लियाई में। और साथ क्या होता है, रेडिएशंस जो है इसमें खारिज होती हैं जस्ट लाइक अल्फा पार्टिकल की शक्ल में, बीटा पार्टिकल की शक्ल में, या फिर गैमा रेज की शक्ल में। और उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। मजीद मैं इसको आपके साथ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करता हूं कि इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। जी, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स में पहली हम लोग जो है वो अल्फा डेके। अल्फा डेके, अल्फा डेके में क्या होता है कि ये जो आपका पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, मतलब ये देखें, इसको हम कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे। मैं इसको सिंबल जो है मेंशन करके आपको समझाता हूं। ये यहां पे जी यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इस तरह से आपने इसको, ये पेरेंट न्यूक्लियाई ये आगे बेटे कन्वर्ट हो जाता है डॉटर में। और डॉटर में जब कन्वर्ट होता है तो होता क्या है कि जो जी है इसमें से Z-2 में कन्वर्ट हो जाता है और A-4। और अगर हम देखें कि कौन सा ऐसा आपका एटम है, ठीक है, एलिमेंट है जिसमें आप नंबर ऑफ जो जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास नंबर 4 होता है, तो वो बेटा आपका हीलियम होता है। यानी हीलियम पार्टिकल जो है वो इसमें से रिमूव होते हैं 2, 4, और उसके साथ साथ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये वो प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसम्यूटेशन का प्रोसेस, ठीक है। आपने देखा कि क्या हुआ कि एक अनस्टेबल, ये जो एक्स है ये क्या है आपका पेरेंट अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई, और यहां पर ये आपके पास डॉटर, ये भाई कदर स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके क्या है, हीलियम, ये आपके बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स हैं। इसको क्या नाम देंगे आप? यानी अल्फा पार्टिकल इसमें से रिलीज हो जाते हैं और इसके अलावा ये एनर्जी की भी आपकी रिलीज होती है। तो ये वो सारा प्रोसेस होता है बेसिकली जो हमने सबसे पहले अभी डिस्कस किया है। ये आपका अल्फा डिके है। कोई भी इसकी एग्जांपल ले सकते हैं आप, रेडियम की एग्जांपल ले लें, यानी रेडियम लेते हैं। रेडियम में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो 88 और 236 जो है, सॉरी 226 जो है वो इसका एटॉमिक मास नंबर होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से देखें, ये इसका एटॉमिक नंबर 88, 226 एटॉमिक मास नंबर। तो आगे ये रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है Rn। तो 88 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 86, बिल्कुल आपने सिर्फ Z-2 यानी 88 माइनस 2 86, इसमें से 4 माइनस करेंगे 222, ये आपके पास हासिल होगा। और उसके साथ आपके पास हीलियम 2, 4, और इसमें भी आपकी उसी तरह से एनर्जी जो है, ये एग्जांपल आप इसके साथ आप दे सकते हैं। ये पेरेंट न्यूक्लियाई जो कि अनस्टेबल था
और कदरे एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियर रेडॉन में कन्वर्ट हो गया और हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल इसमें से रिमूव हुए कुछ इस तरह से और एनर्जी रिलीज होती है। यानी आप कह सकते हैं कि यहां पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं वो 2 होते हैं और टोटल अगर हम देखते हैं कि 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन, यानी टोटल फर्क कितना पड़ा कि प्रोटॉन भी 2 रिलीज हुए हैं यहाँ पर और न्यूट्रॉन भी कितने रिलीज हुए हैं, वो भी 2 ही यहाँ पर एमिट हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये देखें एटॉमिक मास नंबर 4 माइनस हो गया और एटॉमिक नंबर यानी 2 प्रोटॉन रिलीज होने से 86, तो ये बनेगा आपका भाई अल्फा डेके। इसके बाद हम बात करेंगे बीटा डेके की। अनदर एग्जांपल ट्रांसम्यूटेशन के प्रोसेस की वो है जी आपकी बीटा डेके। जी बीटा डेके में क्या होगा, ये आपका एक्स वैसी जैसे हमने पीछे बात की, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने से जो आपका डाटा निकले उसमें जी में 1+ होता है और एटॉमिक जो आपका नंबर है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज, एटॉमिक मास नंबर सेम रहता है, ठीक है। यानी यहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है सादा लफ्जों में वो रिलीज होता है। क्या खारिज होता है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन का आपको पता है -1 चार्ज होगा और ऊपर आपका ऊपर कोई भी चेंज नहीं हो रही, यानी -1 और साथ इसके क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और ये जो आपका -1 इलेक्ट्रॉन इसी को क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल बोलते हैं इसको जी। ये है जी इसकी एग्जांपल, मतलब इसकी एग्जांपल जो आपको कार्बन ले लें, कार्बन का एक आपका अनस्टेबल जो है आइसोटोप वो है C614। इसमें क्या होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज होगा तो यहां पर हमारे पास जो बनेगा वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ऐड होगा 6 + 1 7, 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नाइट्रोजन का, 714, ठीक है जी, 14 इसका एटॉमिक मास। तो यहां पर ये 1 इलेक्ट्रॉन आप मेंशन कर सकते हैं -1 की शक्ल में और यहां भी इसी तरह से एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ये इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल है। ये एग्जांपल है भाई बीटा डेके की जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आपने देखा कि जो आपका जी था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें Z+1 एक ऐड हुआ है और आपका एटॉमिक मास नंबर जो है वो सेम रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एटॉमिक मास नंबर सेम रहता है तो इसका मतलब हो कि प्रोटॉन तो एक आपका क्या हुआ है, ऐड हुआ है, प्रोटॉन क्या हुआ है, 1+ है, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो है वो याद रखें कि इस प्रोसेस में एक न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। इसी वजह से आपका एटॉमिक मास नंबर सेम रहता है। अगर न्यूट्रॉन इसमें से रिलीज ना हो तो फिर तो एटॉमिक मास नंबर जो है वो 14 की बजाय क्या हो जाना चाहिए था, 15। याद रखें कि इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से एक प्रोटॉन का ऐड होना और एक न्यूट्रॉन का यहां से रिलीज होना, तो ये सारा प्रोसेस आपका कहलाता है बीटा डेके। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तीसरा हमारा है गैमा डेके, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। गैमा डेके, जी गैमा डेके में क्या होता है, बिल्कुल आप उसी तरह से आपका पेरेंट न्यूक्लियाई जो है जिसमें जी और ये आपका क्या है, ये आपका ए, हम सिर्फ यहां पर एक जो है वो छोटा सा स्टार बनाएंगे बस थोड़ा सा फर्क शो करने के लिए। इसमें क्या होता है कि भाई जो नंबर ऑफ जो डॉटर आपके पास न्यूक्लियाइड हासिल होता है उसमें जी और ए एज इट इज, ठीक है, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। एक्स से आपका देखें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी उतने और नंबर ऑफ जो एटॉमिक मास नंबर है वो भी सेम रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ना तो कोई मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन आपका खारिज हो रहा है ना इसमें कोई प्रोटॉन वगैरह जो है वो रिलीज होती हैं, ठीक है। इसमें सिंपली जो है बाकी यहाँ पर गैमा रेज की शक्ल में रेज खारिज होती हैं, ठीक है, वो गैमा रेज की शक्ल में, ठीक है। मतलब इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। ये आपकी गैमा रेज और प्लस एनर्जी जो है वो रिमूव होती है इसमें। तो ये इसका प्रोसेस है। कोई भी इसमें कोबाल्ट एक लिया गया एग्जांपल यानी सीओ कोबाल्ट जो कि 27 और 60 2760 इसके ऊपर जस्ट आप स्टार बना दें, आगे बी कोबाल्ट 2760 ही रहेगा, ठीक है। और उसके साथ गैमा रेज यहां पर जो है वो रिलीज हो जाएंगे प्लस एनर्जी। यानी इस प्रोसेस में आपने देखा कि ना तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आ रहा है नो एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज आ रहा है। तो गैमा रेज फिर इससे आपको पता चल रहा है कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी चार्जलेस है। दूसरी बात ये है कि ये जो गैमा रेज होती हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूजुअली एमिट करती हैं अगर आपका प्रोसेस जो है वो अल्फा डेके का हो रहा हो या बीटा डेके का, उसके साथ साथ गैमा रेज भी बार बार रिलीज होती हैं। ये था भाई आपका टॉपिक सारा फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूटेशंस के बारे में। अब अगला टॉपिक है हमारा वो है जी नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस। नेचर
एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस। देखिए, हमने रेडिएशंस की नेचर्स पर बात करनी है और उसके अलावा उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी जो जैसे पीछे हम बात करके, अगर हम पहले अल्फा पार्टिकल की बात कर लेते हैं, तो अल्फा पार्टिकल आपके जो हैं बेसिकली अल्फा पार्टिकल जो है उसमें आपने देखा कि उसमें क्या होता है कि हीलियम हीलियम जो है He इसको बोलते हैं, मतलब ये जो हीलियम के पार्टिकल है ये इसमें से रिलीज होता है, ठीक है, तो हम अल्फा पार्टिकल को हीलियम भी बोलते हैं। तो बात यह है कि यहां पर अगर हम देखें तो ये अगर हम इनकी नंबर ऑफ देखें कितने हैं, प्रोटॉन इसमें 2, ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर का भी 4 का जो है वो हमारे पास रेशियो आता है, ठीक है। और दूसरी बात हम यहां पर करते हैं कि इनकी जो फिर आयनाइजेशन होगी पावर वो ज्यादा होगी और ये हैवी होते हैं बाकियों से। अगर हम बीटा की बात करते हैं तो जो बीटा पार्टिकल्स होती हैं आपके, बीटा पार्टिकल जो है वो बेसिकली आपके किस पर मुश्तमिल हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटर पार्टिकल है, तो इनकी आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर इनमें देखें आयनाइजेशन के हवाले से तो यहाँ आयनाइजेशन कम होती है या आयनाइजेशन ज्यादा होती है। और गैमा पार्टिकल जो है उसमें आपने देखा है कि किसी किस्म का चार्ज कोई भी नहीं इन पर होता, तो गैमा पार्टिकल या गैमा रे जो है उसमें अगर हम देखें आयनाइजेशन जो है वो मतलब ना होने के बराबर है, वो आयनाइजेशन की पावर सबसे कम है, मतलब सबसे ज्यादा आयनाइज कौन होंगे, अल्फा पार्टिकल, फिर बीटा पार्टिकल और सबसे एंड पर आपके गैमा रेज होंगी। तो आयोनाइजिंग इफेक्ट अगर देखें तो आयोनाइजिंग इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा किसका हुआ, अल्फा पार्टिकल का, यानी अल्फा पार्टिकल का आयोनाइजिंग इफेक्ट जो है वो मोर होता है दोनों से, इससे भी, बीटा से भी और गैमा से भी। और अगर बीटा और गैमा को देखें तो बीटा जो है वो गैमा रे से जो है इनमें आयनाइजिंग पावर जो है वो मोर होती है गैमा रेस की निस्बत। तो फिर सबसे ज्यादा जो आयंस बनाते हैं वो हमारे बनाते हैं अल्फा पार्टिकल्स, उसके बाद बीटा पार्टिकल्स और सबसे लास्ट पे हमारी जो है वो गैमा रेस इस सिलसिले में आती हैं, जो कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर जो है इनमें आयनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। इसके बाद आ जाती है, करेंगे पेनिट्रेटिंग एबिलिटी पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। जी, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी में आपको छोटे से एक इस डायग्राम से समझाता हूं। देखिए, ये हमारे पास एक सोर्स है, रेडिएशन सोर्स, रेडिएशन रेडिएशन सोर्स, और यहां से रेडिएशन जो है वो निकल रही है, मतलब ये कोई समझने के रेडिएशन सोर्स मैंने आपके सामने ये बनाया है, ठीक है, यहां से रेडिएशन निकल रही हैं, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन है इनके रास्ते में हमने यहाँ पर एक पेपर रख दिया है, सपोज ये हमारे पास कोई पेपर है, ठीक है। अब पेपर में से, और पेपर के आगे हमने एक एल्यूमिनियम का फॉयल है वो यूज किया है, वो थोड़ा सा उससे इस तरह से मतलब थोड़ा सा थिक होगा, और उसके आगे हमने एक लेड जो है शीट यूज कर लिया। अब पेनिट्रेटिंग पावर हम यहां से हमें समझ आएगी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं। सबसे पहले ये अल्फा पार्टिकल मैंने ऊपर बनाया है, अल्फा पार्टिकल जो है वो इस पेपर में से, ये हमारा पेपर है, ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये एल्यूमिनियम है, और ये हमारे पास लेड है। अब अल्फा पार्टिकल जो है वो सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर ही मूव कर सकते हैं, ठीक है जी, और पेपर में से। और ये जो नेक्स्ट मैं बनाता हूं ये आपके बीटा पार्टिकल्स, जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो इसमें से गुजर जाएंगे, पेपर में से गुजरने के बाद वो देखें किस में एंटर हो रहे हैं, एल्यूमिनियम फॉयल में। अब ये जो एल्यूमिनियम है, और इसके बाद यहां पर मैंने बनाया है गैमा रेज। जो आपकी गैमा रेज हैं वो पहली बात ये है कि वो इसमें से गुजर जाएंगी पेपर में से, और उसके बाद पेपर में से गुजरने के बाद ये जो हमारा एल्यूमिनियम फॉयल है उसमें से भी गुजर जाएंगी वो, ठीक है, और किस में दाखिल हो जाएंगी, लेड में। तो यहां से हमें पता चला तीनों की पेनिट्रेटिंग पावर का कि किसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, वो गैमा रेज की है। गैमा रेज जो है वो पेपर, एल्यूमिनियम, लेड, और आप देख सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखती है। उससे कम बीटा है, वो पेपर में से गुजर गई और लेड में दाखिल हुई। लेकिन आपकी ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पेपर में से भी फ्यू सेंटीमीटर गुजरते हैं और उसके बाद आगे मूव नहीं हुए। यानी यहां हम ये बता सकते हैं आपको
कि जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं मटेरियल या रेज जो है वो हमारे हैं गैमा रेज। गैमा रेज सबसे ज्यादा जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर है, ठीक है। तो जो सबसे कम पावर है वो अल्फा पार्टिकल्स की है और बीटा पार्टिकल्स उससे ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं, ठीक है। ये अगर फ्यू सेंटीमीटर कर सकते हैं तो ये फ्यू सेंटीमीटर की निस्बत ये जो है कुछ समझने के मीटर्स तक, सेवरल मीटर्स तक बीटा पार्टिकल्स, और ये जो है ये मतलब वो तो सेवरल मीटर्स तक जाती हैं, तो ये हंड्रेड्स मीटर्स तक जो है मूव कर सकती हैं ये आपकी जो गैमा रेज हैं। तो ये पेनिट्रेटिंग पावर थी। मैं आपके साथ ये थोड़ी सी रीडिंग भी शेयर कर दूं जो हमने टॉपिक रीड किया था। पहले हमने आयनाइजिंग इफेक्ट पे बात की थी तो उसको, और उसके बाद इसको पेनिट्रेटिंग को भी। आयनाइजिंग इफेक्ट क्या है? द फेनोमेना बाय व्हिच रेडिएशन स्प्लिट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। ये आयनाइजेशन की डेफिनेशन है, आप बुक पे निशान लगा सकते हैं कि ऐसा फेनोमेना जिसमें पार्टिकल जो है वो स्प्लिट करते हैं मैटर को और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, ठीक है जी। तो ऑल थ्री काइंड्स ऑफ रेडिएशंस अल्फा बीटा एंड गामा कैन आयनाइज द मैटर। हाउएवर अल्फा पार्टिकल हैव द ग्रेटेस्ट पावर। अल्फा पार्टिकल जो है वो सबसे ज्यादा पावर रखते हैं वो आपकी आयनाइजिंग, क्योंकि उसमें आप देखते हैं हीलियम का न्यूक्लियस है और उसमें ज्यादा आयंस बनाने की सलाहियत होती है। पावर आयनाइजिंग एज कम्पेयर्ड टू बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज, इट इज ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड लार्ज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल्स आयनाइज गैस अ मच लेस देन अल्फा पार्टिकल, यानी उसके बाद बीटा पार्टिकल उससे लेस जो है, और लास्ट पे आयनाइजिंग पावर जो है गामा रेज की जो है इवन मोर लेस होती है डेटा बीटा पार्टिकल। तो इसमें हमने देखा कि जो आयनाइजिंग इफेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आयनाइज अल्फा पार्टिकल, उसके बाद बीटा और सबसे कम गैमा रेज। फिर हमने बात की थी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी की। तो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशंस टू पेनिट्रेट अ सर्टेन मटेरियल, यानी किसी मटेरियल्स में से गुजरने की रेडिएशन की जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो किस कदर है, कितनी ज्यादा है, उसको हम नाम देते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। यहां तक आप निशान लगाएंगे बुक की पेनिट्रेटिंग पावर की डेफिनेशन है। द अल्फा पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट रेंज, अल्फा पार्टिकल की सबसे कम रेंज होती है, ठीक है। उसके बाद जो है बीटा पार्टिकल की उससे ज्यादा रेंज और गामा पार्टिकल्स की उससे भी ज्यादा रेंज होती है। तो रेंज ऑफ बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग और आयनाइजिंग पावर, द गामा रेज कैन पेनिट्रेट अ कंसिडरेबली थिकनेस ऑफ कंक्रीट। इट इज ड्यू टू देयर लार्ज स्पीड एंड न्यूट्रल नेचर, क्योंकि ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता और ये बहुत स्पीडी होते हैं गैमा रे जो है। तो बीटा रेडिएशन स्ट्रांगली इंटरेक्ट्स विद मैटर ड्यू टू इट्स चेंज एंड हैज अ शॉर्ट रेंज एज कंपेयर टू गैमा रेडिएशंस। तो ये एक्टिविटी जैसे मैंने आपको समझाया, उसके बाद हम बात कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स हैव अ रेंज ऑफ ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स। अल्फा पार्टिकल्स की मैंने आपको बताया था कि फ्यू सेंटीमीटर्स। और जहां तक आपकी बीटा रेज की बात है तो बीटा रेज जो है ये आपकी सेवरल मीटर्स तक, और जहां तक गैमा रेज की बात है तो ये हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक ये पेनिट्रेट करने की पावर रखती हैं। तो बीटा पार्टिकल्स हैव रेंज ऑफ सेवरल मीटर्स इन एयर, हाउएवर गामा रेज हैव द रेंज ऑफ सेवरल हंड्रेड मीटर्स इन एयर। ये था भाई पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाफ लाइफ। हम हाफ लाइफ की बात करेंगे। ये भाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है आपका न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके सारे के सारे जो हैं वो इसी टॉपिक के साथ रिलेट करती हैं सारे न्यूमेरिकल्स। तो आप ये टॉपिक जो है इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से समझना है। हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट पे हम बात करेंगे। हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। देखिए भाई, सबसे पहले तो हम हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं। हाफ लाइफ बेसिकली क्या होता है? हाफ लाइफ एक टाइम ड्यूरेशन है। ये क्या है जी? एक टाइम ड्यूरेशन होती है जिसमें कोई भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो इंटीग्रेट होता है, मतलब वो आगे स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है। किसमें? वो आगे कन्वर्ट हो जाता है डिसइंटीग्रेट होने के बाद। डिसइंटीग्रेट मतलब वो स्प्लिट कर जाना। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है स्प्लिट कर जाना, यानी वो स्प्लिट कर जाता है किसमें? आगे एक नए किसी एलिमेंट में, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और उसको कितना स्प्लिट होता है? डिसइंटीग्रेट जो होता है वो हाफ, मतलब उसकी क्वांटिटी जो है वो जितनी उसकी क्वांटिटी होती है, जितने एटम्स होते हैं वो उसके हाफ में कन्वर्ट हो जाता है।
अब वो जितनी क्वांटिटी से अपनी वो हाफ में जो कन्वर्ट होता है, मतलब सपोज अगर मैं इसको यूं एग्जांपल दूंगा कि ये अगर फुल हमारे पास कोई एलिमेंट उसकी क्वांटिटी है, तो उसको इतनी क्वांटिटी उसकी जो है वो डिसइंटीग्रेट होने में, यानी अपनी फुल का जितना भी वो उसकी क्वांटिटी थी, ये हाफ होने में उसको जितना टाइम लगता है, जो ड्यूरेशन लगती है, उसको नाम देते हैं हाफ लाइफ। और इसको हम शो करते हैं T1/2, यानी T1/2 ये हाफ लाइफ का हम लोग सिंबल यूज करते हैं। यानी ये जितना टाइम लगा इसके फुल जो था कंप्लीट से हाफ, ये इसकी पहली हाफ लाइफ होगी। सपोज अगर ये मजीद वक्त गुजरने के साथ साथ ये मजीद हाफ रह जाता है, मतलब ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो हाफ का हाफ हुआ है, ये इसकी सेकंड हाफ लाइफ कहलाएगी। यानी पहली हाफ लाइफ में वो जो कुल था उसका हाफ, उसके बाद जितना था उसका हाफ, नेक्स्ट अगर हाफ लाइफ में बात करेंगे तो फिर इसका हाफ, मतलब ये फिर इतना रह जाएगा, ये इसकी थर्ड हाफ लाइफ है, एंड सो ऑन। मतलब जो आपके जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह से डिसइंटीग्रेट होते हैं। यानी पहले वो जितनी उनकी क्वांटिटी होती है, हम लोग जो उनको मेजर करते हैं कुछ इस तरह से करते हैं कि वो ड्यूरेशन लेते हैं कि वो अपनी फुल क्वांटिटी का हाफ जो हुआ है क्वांटिटी का, उसको हाफ होने में टाइम ड्यूरेशन कितना लगा, जितना टाइम उसको लगेगा वो उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ होगी। फिर जो जितना रह गई उसकी क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी का, फिर वो जब हाफ होता है तो उस हाफ को होने में फिर कितना टाइम लगा, वो उसकी उतना ही टाइम होगा, वो फिर उसकी सेकंड हाफ लाइफ होगी। फिर इस तरह से मजीद एंड सो ऑन, इस तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ हम लोग जो है उसकी हाफ लाइफ जो है हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करते जाते हैं। और क्वांटिटी भी हमें समझ आ जाती है कि भाई पहले उसकी जो फर्स्ट में उसकी कितनी रहेगी 1/2, और अगली में जाएंगे फर्स्ट हाफ लाइफ में 1/2, सेकंड में क्या होगी वो हाफ का हाफ, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी 1/2 टू रेस पावर 2, यानी 1/4। तीसरी में कितनी होगी थर्ड हाफ लाइफ में 1/2 का फिर 1/2 तीसरी हाफ लाइफ, तो वो कितना हो जाएगा 2 टू रेस पावर 3, मतलब 1/8। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला जो है वो बनता है कुछ इस तरह से कि जो टोटल हमारे पास क्वांटिटी होती है उसका 1/2 टू रेस पावर 2, ये n जो है ये रिमेनिंग क्वांटिटी या रिमेनिंग एटम के लिए हम लिखते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी या रिमेनिंग एटम, ठीक है। और NO जो मैंने लिखा है ये ओरिजिनल क्वांटिटी के लिए, किसी भी पार्टिकल की ओरिजिनल क्वांटिटी भी कह सकते हैं या ओरिजिनल एटम। और ये आगे फार्मूला इस रेशियो से 1/2 टू रेस पावर T, मतलब जितनी, और ये जो T है स्मॉल t जो आपको नजर आ रहा है, इस ये डिनोट करता है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स को, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। तो भाई इस तरह से हम लोग जो है वो इसको डिस्कस करते हैं सारे आर्टिकल को। हमारा बेसिक मेजर फार्मूला यहां से ये बनेगा। और मजीद मैं आपको बता दूं कि ये जो n/n0 है, अगर मैं n0 को इधर ले आता हूं तो ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेस पावर T। ये जो n/n0 है इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन n/n0 इसकी इक्वल होगी। और n जो है मैंने फिर रिपीट कर दूं, n जो है वो रिमेनिंग क्वांटिटी, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स के लिए, और जो NO है या n0 जिसको बोलेंगे ये ओरिजिनल क्वांटिटी होगी। तो ये है जी हमारा हाफ लाइफ का टॉपिक। अगर हम इसको ग्राफिकली भी डिस्कस करें तो कुछ इस तरह से अगर हम इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मतलब अगर कोई एलिमेंट है वो T1/2, ये उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ, फिर उसकी 2T1/2, फिर उसकी थर्ड हाफ लाइफ T3T1/2 एंड सो ऑन। और यहाँ पर वो जो जितनी भी उसकी क्वांटिटी होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स वगैरह जो भी होते हैं वो आप यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स। तो ये देखें कुछ इस तरह से, मतलब अगर वो फर्स्ट में कितनी थी, पहले उसकी क्वांटिटी कितनी थी, फिर कितनी थी, फिर कितनी थी, हम इस तरह से उसको आगे उसको मेंशन कर सकते हैं। मतलब अगर वो सब पहले वो उसकी क्वांटिटी यहाँ पर ये थी, ये अगर समझ लें कि वो 400 थी, ये 200, फिर उसके बाद 100, फिर 50, तो फर्स्ट टाइम में वो अगर हाफ रह जाती है तो यहां से वो फिर चलेगा, कितनी रह जाएगी फर्स्ट में, आप यहां लगाएंगे 400 थी तो कितनी रह गई 200, मतलब आप यहां निशान लगा सकते हैं। सेकंड में कितनी रह गई उसका हाफ 100, फिर उसका 50। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ जो है वो बनेगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट होते हुए नीचे की तरफ आपका ग्राफ जो है वो हासिल होता है। कि सबसे पहले उसकी देखें, यहाँ पर मैं अगर इस तरह बनाऊं तो ये उसकी फुल क्वांटिटी है सारी, ठीक है, यहाँ पर वही है लेकिन उसकी क्वांटिटी फुल में से इतनी यूटिलाइज हो गई, हाफ जो है, ठीक है जी। अगर यहाँ पर जाएंगे तो उसकी फिर कितनी रह जाएगी, फिर उसकी यहाँ इतनी यूटिलाइज,
इतनी रह जाएगी, बाकी यूटिलाइज हो जाएगी एंड सो ऑन। इस तरह से आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि हर दफा जो है हाफ क्वांटिटी जो है वो यूटिलाइज होती जाएगी, फिर हाफ का फिर हाफ, फिर नेक्स्ट हाफ का फिर हाफ। तो जितना टाइम लगता है, जितनी ड्यूरेशन लगती है, वो हाफ लाइफ कहलाती है उसकी, उस एलिमेंट की। तो इसको मैं आपके साथ थोड़ा सा रीडिंग भी कर देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी और वैसे भी इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज रैंडम एंड द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डेके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर प्रेजेंट। यानी याद रखें कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियर होते हैं वही डिसइंटीग्रेट होते हैं, स्टेबल नहीं होते। स्टेबल को खुद करना पड़ता है, वो आगे टॉपिक में आपको समझाऊंगा। क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपकी जितने भी होते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि 1 से लेकर जो 82 एलिमेंट्स हैं वो आपके स्टेबल हैं। इसके ऊपर आपका 83 एंड सो ऑन जितने भी आपके हैं वो सारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं और उनसे हर वक्त रेडिएशन खारिज होती रहती हैं। जो हमने पीछे बात की थी अल्फा बीटा गैमा रेस की शक्ल में, इन्हीं की बात हो रही है अनस्टेबल की, ठीक है जी। तो इन द प्रोसेस अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डेकेज इन अ सर्टेन टाइम, सो द लाइफ टाइम ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियर इज अनलिमिटेड एंड इज डिफिकल्ट टू मेजर। वैसे इसको मेजर करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हमने इसके लिए मेजरमेंट के लिए एक तरीका जो है वो बनाया है। तो वो तरीका जो है वही इसका है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है? द टाइम during which half of the unstable radioactive nuclei disintegrate is called the half life of the sample of radioactive element। ये इसकी डेफिनेशन आपने निशान लगाना है कि भाई जो भी एलिमेंट होगा वो अनस्टेबल, पहली बात है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, वो उसके न्यूक्लियर जो डिसइंटीग्रेट करता है कितना, मतलब उसको जितना उसको टाइम लगता है डिसइंटीग्रेट होने में, उसकी हाफ लाइफ क्या है कि वो जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो उसकी क्वांटिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी होती है वो कम होते होते हाफ हो जाती है। उसको जितना टाइम लगेगा, जितनी ड्यूरेशन लगेगी, उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक हाफ लाइफ। फॉर एग्जांपल रेडियम अगर है 226 की बात करते हैं तो उसकी जो हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1620 ईयर्स, मतलब हर एक की अपनी अपनी हाफ लाइफ होती है, यानी 1620 साल उसको लगते हैं डिसइंटीग्रेट होने में, उसकी पहली हाफ लाइफ कंप्लीट होने में। So which means that half of a radium 226 sample will be converted to other elements by the end of 1620 years. In the next 1620 years क्या होगा? वो जो हाफ रह गया, मैं जो आपको बता रहा हूँ, हाफ का फिर हाफ में कन्वर्ट होने में फिर 1620 years लगेंगे। तो हाफ ऑफ द रिमेनिंग रेडियम विल डेके, लिविंग ओनली 1/4 फिर रह जाएगा द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियम एंड फिर सो ऑन। सबसे पहले वो अगर फुल है 1 है तो 1 का क्या रहेगी 1/2, फिर इस 1/2 का 1/4, फिर उसका 1/8, फिर उसका 1/16 एंड सो ऑन। इस तरह से जो है कई साल लग जाते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट होने में। तो इसके बाद हम बात करेंगे इफ द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज टी, जैसे मैंने बताया कि उसको हमने नाम दे दिया T1/2, ये हाफ लाइफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। देन एट द एंड ऑफ दिस टाइम द नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल विल बिकम हाफ, दैट इज 1/2 आफ्टर अ टाइम 2, यानी सेकंड हाफ लाइफ जो मैंने बात की थी, सेकंड हाफ लाइफ में कितनी रह जाएगी? पहले 1/2, उसके बाद कितनी हो जाएगी? फिर 1/4, ठीक है। सेकंड में आफ्टर, तो दैट इज आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ पीरियड द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स विल बिकम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, जो मैंने आपको समझाया 1/4 रह जाएगी। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम लेफ्ट विल बी कितने रह जाएंगे? 1/8, इसी लिहाज से। एंड एट द एंड ऑफ टी हाफ लाइफ नंबर ऑफ एटम्स दैट रिमेन विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर टी, जो है वो हमारे पास फार्मूला जो है वो इस तरह से जन्म लेता है। तो यहाँ से टी क्या है? टी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ को टी से डिनोट करेंगे आप, स्मॉल टी जो इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ लेफ्ट इन द सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूजिंग रिलेशन कि रिमेनिंग एटम्स इज इक्वल टू ओरिजिनल एटम्स, जो मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो रिमेनिंग एटम्स हैं ये किसके इक्वल है? ओरिजिनल एटम्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 टू रेज पावर टी, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द केमिकल, हाँ जो आपके केमिकल कॉम्बिनेशंस हो रहे होते हैं, कोई भी रिएक्शंस वगैरह होते हैं, उस पर ये डिपेंड नहीं करता, मतलब रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस। इट इज आल्सो नॉट अफेक्टेड बाय एनी चेंज, कोई भी फिजिकल कंडीशन में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो गया, प्रेशर का चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वगैरह फील्ड वगैरह में चेंज, इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ये मतलब इनसे बरी उलझिमा है, ये अपना काम जारी रखेगा। ये था भाई। इसके साथ एक एग्जांपल है 18.2, वो हम डिस्कस करेंगे। जी एग्जांपल नंबर है 18.2। देखिए भाई हमें क्या गिवन है? द एक्टिविटी ऑफ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव बिस्मथ डिक्रीजेस टू
1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी, यानी 1/8 उसका रह गया, यानी हमें फ्रैक्शन गिवन है। हमें क्या गिवन है जी इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, एग्जांपल में फ्रैक्शन, जिसको मैंने आपको बताया n ओवर n नॉट से आप डिनोट कर सकते हैं। वो कितनी गिवन है जी, n ओवर n नॉट हमारे पास 1/8 दी गई है। आगे देखिए मजीद क्या है इसमें दिया गया है, 1/8 ओरिजिनल एक्टिविटी इन 15 डेज, हमें टाइम दिया गया है। टाइम कितना है, 15 डेज। टाइम को आप किससे नोट कर सकते हैं भाई, कैपिटल टी से कर देंगे, वैसे भी लिखने की कोई बात नहीं। अच्छा टाइम हो गया आपका 15 डेज। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल, आपने हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है। हाफ लाइफ आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखें भाई कैसे हाफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ होंगी तो आप ये फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा के उसको निकाल सकते हैं। तो आप पहले जो है सोल्यूशन में जाएं, एज वी नो दैट कि n ओवर n नॉट जो फार्मूला अभी मैंने बात की वो किसके इक्वल है, 1/2 टू रेज पावर t। इसमें देखें कि आप इसकी वैल्यू पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। n ओवर n नॉट की वैल्यू कितनी है, 1/8। 1/8 इज इक्वल टू 2 टू रेज पावर t। अब आप समझ सकते हैं कि 8 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं 2 टू रेज पावर 3 में। तो यहां से देखें बेसिस सेम हो गई, t इज इक्वल टू 3 आ गया। यहां से t की वैल्यू 3, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास क्या आ गई, 3। अब हम निकाल सकते हैं हाफ लाइफ भी। कैसे निकालेंगे भाई, हाफ लाइफ का क्या फार्मूला है, हाफ लाइफ आपने निकालनी है तो आपने फार्मूला लगाना है नंबर ऑफ हाफ लाइफ वाला, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टाइम ओवर हाफ लाइफ। ठीक है, मैंने जरा शॉर्ट में लिखा है हाफ लाइफ के लिए HL और इसके लिए हमने चूंकि हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी, हाफ लाइफ को उठाकर इधर ले आए, यानी आपके पास हाफ लाइफ किसके इक्वल आ गई, टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो देखें भाई आपके पास हाफ लाइफ फिर क्या आ जाएगी, टाइम आपका कितना है, टाइम आपके पास है 15 डेज, उसको डिवाइड करना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, 3 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास हाफ लाइफ क्या आ गई, 3 5 15, 5 डेज जो है आपके पास हाफ लाइफ आएगी। ये था भाई आपका एक एग्जांपल की शक्ल में न्यूमेरिकल। बुक में जरा और तरीके से किया हुआ है, वो लंबा मेथड है, मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूले से समझाया है। इससे आप करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से और जल्दी से आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल दी गई है 18.3। 18.3 एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर है जी 18.3 जी। उसमें हम देखते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 40 मिनट्स। हमें जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ यहां गिवन है, यानी हमें हाफ लाइफ गिवन है। कितनी हाफ लाइफ दी गई है जी, 40 मिनट्स। नेक्स्ट हमें ये कहा गया था इनिशियल काउंट रेट वाज 1000 पर मिनट है। ठीक है, इनिशियल काउंट रेट ये आपकी होगी जो ओरिजिनल क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं, यानी ओरिजिनल क्वांटिटी क्या दी गई है, यानी इनिशियल काउंट रेट क्या है, इनिशियल काउंट रेट वो आपके पास बेसिकली NO है, वो कितना दिया गया है, 1000 पर मिनट, 1000 पर मिनट, ये इनिशियल काउंट रेट दिया गया है जी। इसके बाद आगे देखें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द काउंट रेट टू ड्रॉप टू 250 पर मिनट, यानी आपने टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग का मतलब आपने यहां पर भी टाइम फाइंड आउट करना है जी, कितना टाइम लगेगा किसके लिए, कि जब वो ड्रॉप कर जाए कहां तक, 250 तक। यानी एक तो आपके पास इनिशियल काउंट रेट दिया गया है और एक उसके बाद जो है रिमेनिंग भी दिया गया है। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग काउंट रेट वो हमें दिया गया है जी N250। ठीक है जी, पर मिनट। अब आगे आ जाएं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 250 पर मिनट। देन वो कह रहे हैं फाइंड आउट करने के बाद प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द रेडियो एक्टिव डेके ऑफ द एलिमेंट। आपने उसके बाद ग्राफ भी एक ड्रॉ करना है। तो भाई ग्राफ ड्रॉ करने से पहले तो आप इसको समझेंगे आपके पास ये जो है टाइम इसको कितना लग रहा है। आप देख सकते हैं कि भाई आपके पास जो है पहला, सबसे पहले आपके पास फ्रैक्शन देखें क्या है, मतलब आप वही फार्मूला लगाएं एज वी नो डैट लगा के लिख के, यानी n ओवर n नॉट जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 टू रेज पावर t। यहां से आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ पहले देख लें, n ओवर n नॉट, यानी आपके पास n कितना है 250, n नॉट कितना है 1000,
ठीक है, और 1/2 टू रेज पावर टी, इसको जरा सॉल्व कर लें 250 और देखें 1000 क्या आंसर आता है। 250 डिवाइडेड बाय 1000 आंसर आता है 0.25। यानी अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो फ्रैक्शन में भी हम इसको लिख सकते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। 250 को डिवाइड करें फ्रैक्शनल की तरह से, डिवाइडेड बाय लिखकर 1000 1/4, ये जी आंसर आ रहा है। इसको डिवाइड करें फ्रैक्शन में तो 1/4। अब देखें नीचे 2 टू रेज पावर टी है, यहां हम कर सकते हैं 1/2 टू रेज पावर 2। ठीक है, तो देखें कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ, दोनों 2 हमने सेम कर दिया, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है 2। टी इज इक्वल टू 2, यहां से हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 है। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम का क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ वाला वही फार्मूला पीछे जो हमने लगाया था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय, ठीक है, हाफ लाइफ। तो देखें जी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को यही रहने दें, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, हाफ लाइफ के साथ, और इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ अभी हमने निकाली वो 2 है, 2 के साथ हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई करें कि भाई हाफ लाइफ कितनी थी, वो दी गई थी 40 मिनट्स। तो ये आप लिखें जी 40 मिनट। तो आपका कितना टाइम लग रहा है, टाइम हमारे पास जो आंसर आ रहा है 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मिनट्स, ये हमारे पास टाइम है जी 80 मिनट्स हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। मजीद अगर हम इसको ग्राफ पेपर पर शो करना चाहेंगे तो ग्राफ पेपर पर हम लोग जो है वो उसको हर 40 मिनट्स के बाद देखेंगे कि भाई उसमें क्या चेंज आ रहा है। शुरू में कितनी थी क्वांटिटी, हमारे पास क्वांटिटी थी शुरू में 1000 से वो 250 में अगर जाती है तो उसको कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो लगती है। पहली हाफ लाइफ अगर हम देखें कुछ इस तरह से समझना चाहें इसको, तो मैं आपको बताता हूं कि ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 1000 थी सबसे पहले, यानी फर्स्ट हाफ लाइफ जो आपकी टी और 1/2 की शक्ल में, ये कितनी रह जाएगी 500 क्वांटिटी रह जाएगी। ठीक है, अगर मजीद इसको लेके जाते हैं तो नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो टी यानी सेकेंड हाफ लाइफ में 250 रह जाएगी, और इसी तरह से मजीद आगे जाते हैं, ये पहली हाफ लाइफ फिर दूसरी हाफ लाइफ, आगे देखें एक और हाफ लाइफ के बाद ये 125 रह जाएगी इसका भी, यानी 1/2। यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ भी आप समझ सकते हैं कि हर 40 मिनट्स के बाद कितनी हाफ लाइफ यहाँ से गुजर रही है, 1 2 3 हाफ लाइफ जो है वो स्पेंड होती हैं। और इस तरह से आप इसको ग्राफ पेपर पर भी शो कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखें कि यहाँ पर आप ले लें नंबर ऑफ हाफ लाइफ यानी टी 1/2, 2t 1/2 और 3t 1/2। ठीक है, टी 1/2 ये हाफ लाइफ के लिए है, ये पहली, सेकंड के लिए 2 लगा दें, इसके बाद थर्ड के लिए 3। और यहाँ पर आप उसकी क्वांटिटी ले लेंगे, क्वांटिटी उसकी सबसे पहले मतलब अगर 1000 है तो आप इस तरह से ले सकते हैं, यहाँ से 0 से 200 से ले लें, 200 400 ये हो जाएगा 600, फिर ये 800 और यहाँ पर ये 1000। ये उसकी आपने क्या ले लिया है, ओरिजिनल सैंपल जो है उसकी क्वांटिटी यहाँ पे आपने ले ली है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले ये देखें 1000 और 1000 से पहली हाफ लाइफ में वो कितनी रह जाती है 500 तक। तो देखें जी पहली हाफ लाइफ में 500 कहाँ आता है, ये 200 ये 400, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे डॉट एक लगा लें। उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ में कितनी रह जाती है 250, ये देखें 250 ये 200 इसके दरमियान यहाँ पर आप एक डॉट लगा लें। और तीसरी हाफ लाइफ में कितनी रह जाती है 125, यानी ये 200 और ये देखें 0, इनके दरमियान जो है आपने 125 देखने कहाँ पर आता है, यानी 200 और ये यहाँ कहीं 100 उससे थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पे आप एक डॉट लगा लें। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से आपकी जो है वो सैंपल जो है उसका ग्राफ आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी यूं आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ये थी भाई आपकी एग्जांपल, आपने इसको ग्राफिकली भी प्लॉट कर लिया और वैसे भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। और टाइम हमने शुरू में आपको बता दिया था कि उसके लिए टाइम भी कितना लगा हमारे पास, कि आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, जितना टाइम 2 थी 240 80 मिनट्स हमने शुरू में निकाल दिए थे। ये थी भाई आपका टॉपिक बेसिकली, जिसमें आपने उसका ग्राफ और वैसे भी उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है अगले टॉपिक में वो रेडियो आइसोटोप्स और उनके यूजेस पर बात करेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।